all of you to the platform of UPSC अखाड़ा। देखो, चीजें बदल रही हैं एग्जाम के लिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो आपके लिए आज सेशन लाएंगे कि जो चेंजिंग डिमांड है एग्जाम की, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अब चीजें चेंज हो रही है। ये नहीं कि आप जो 3 साल पुराने नोट्स हैं उन्हीं को पढ़ रहे हो आप लगातार, या फिर जो पुराने तरीके हैं कोचिंग के उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, पेपर बच्चा एक लेवल तक पहुंच पाता है, लेकिन जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने में दिक्कत आ रही है। आज हमारे साथ है दीपेंद्र गुलिया सर, IFS, ठीक है, जिन्होंने कट ऑफ आप देखोगे प्रीलिम्स के हर बार लगभग 30 से 40 नंबर ऊपर कट ऑफ क्लियर किए हैं। तो ये आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको एक इजी हो जाएगा आपकी जर्नी में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। आई वेलकम दीपेंद्र गुलिया सर ऑन द चैनल ऑफ UPSC अखाड़ा। सर प्लीज। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, यार ठीक है, एम आई ऑडिबल? ठीक है यार, जो आज का सेशन है अपना, जो ओरिएंटेशन क्लास है, जो गैप फिलिंग अप्रोच है, इसका जो बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे जो लगता है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था वो आज उसकी रिक्वायरमेंट कम है। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था या रीडिंग था जो हम पढ़ते थे, आज एक डोमेन कॉम्पिटेंस का ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आप कोई भी एग्जाम लो, GMAT लो, GRE लो, IIT लो, कैट लो, वो लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला है। ठीक है, देखो ये तो है क्योंकि उन्होंने पेन को देखा है, उन्होंने उसको मैनेज किया है कि भाई कोई कैट का है, बंदे पढ़ाते हैं कैट के तो 100% लाते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं और फिर वो पढ़ाते हैं। तो उसमें एक वो है कि भाई ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी है कि वो निकाल रहे हैं पेपर। वही जो मुझे लगता है कि जो हमारी जो UPSC अखाड़ा की टीम है, जो इसकी मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स हैं, या तो उन्होंने IFS का एग्जाम लिखा है, मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, या वो लिख रहे हैं या सिलेक्टेड है। और मतलब IFS की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, IAS की कट ऑफ तो बहुत कम जाती है, 15 से 20 नंबर कम जाती है। वो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो मेरी 4 से 5 बार मैंने मतलब फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो एक बार निकल जाए फॉरेस्ट की कट ऑफ, मतलब फैकल्टी मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्लूक हो सकता है कि भाई एक बार निकल गई। किसी की लगातार 4 से 5-6 बार निकले फॉरेस्ट की कट ऑफ, IAS की तो बात ही नहीं कर रहे आज, तो कुछ तो मेथड है, उसे हम कहते हैं जैसे कि मेथड टू माय मैडनेस और मेथड टू मैडनेस। कुछ तो फैक्टर्स हैं कि जो मतलब ये हैं कि कुछ तो यूनिक है, कुछ तो यूनिक अप्रोच है हमारी कि जिसकी वजह से कि भाई एग्जाम चेक, UPSC हर साल अपना पैटर्न बदलता है, हर साल कुछ नए बाउंसर्स देता है, फिर भी लोग निकाल रहे हैं एग्जाम, मतलब फैकल्टी मेंबर्स निकाल रहे हैं, मैंने निकाला हमेशा। तो वो यूनिक फैक्टर्स हैं कुछ जो हमने ओवर द टाइम, मैंने 7-8 साल लगाई इस तैयारी में, मेरा बल्कि आखिरी अटेम्प्ट में मेरा फॉरेस्ट में हुआ है, 6ठा अटेम्प्ट था मेरा, और ओवर द टाइम हमने वो यूनिक फैक्टर्स को निकाला है, ओवर द टाइम हमने उन टॉपिक्स को सिंप्लीफाई किया है, और ओवर द टाइम उन टॉपिक्स के आई मस्ट से कि उनके जो एसेंस है, मतलब टॉपिक का एसेंस होता है, टॉपिक का एसेंस ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत कम बोलना होता है, मतलब आपका आंसर बहुत क्रिस्प हो, मतलब ये नहीं कि आप बहुत लेंदी आंसर्स दे रहे हो। तो वो बड़ी मतलब एसेंस का मतलब है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप उस टॉपिक को 2 से 3 लाइन में खत्म करते हो, मतलब आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो वो फैक्टर बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। तो वो मतलब जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, जो मार्केट में जो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जैसे इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस होगी, या कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं, या तो उनका मटेरियल सब स्टैंडर्ड है क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल किताबें वही चल रही हैं, और उस सब स्टैंडर्ड का भी जो मटेरियल है उसका भी 30 to 40% एब्जॉर्प्शन रेट है। तो वो एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत कम है, अगर आप उसको देखोगे तो एब्जॉर्प्शन रेट भी बहुत कम है। एक तो सब स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं और एब्जॉर्प्शन रेट भी कम है, जिसकी वजह से जो मुझे लग रहा है कि अब पेपर तो ऐसा ही आ रहा है, कट ऑफ IAS की तो कम ही जाती है। मैं तो फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, हम तो फॉरेस्ट को टारगेट करेंगे, अपने बच्चों की फॉरेस्ट का निकले तो IAS में आप कंफर्टेबल हो। आप वो यूनिक फैक्टर को आप पकड़ नहीं पाते सब स्टैंड की वजह से, और वो स्ट्रगल लंबा चलता है, प्रोलॉन्ग होता है, और स्ट्रगल अगर लंबा चले फिर उसमें कुछ लोग हैं भाई लगे रहते हैं, डिमोटिवेटेड भी हो सकते हैं, या फिर और भी कई इशू आ सकते हैं कि स्ट्रगल को प्रोलॉन्ग ना हो। तो मेरा तो यही है कि जो यूनिक फैक्टर्स हैं वो डेली में
मैं विनय सर को भी कहता हूँ, विनय सर हैं फैकल्टी मेंबर, इन्होंने खुद 5 बार मेंस लिखे हैं, IFS के इन्होंने मेरे साथ मेंस लिखे हैं। तो मैं इन्हीं को यही कहता हूँ कि मैं डेली की 5 वीडियोस टॉपिक में दूंगा। और इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर जो मेरी डोमेन रही, बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो उन रिलेटेड टॉपिक्स, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा है सिविल्स में, तो उनके जो यूनिक पॉइंट्स हैं, यूनिक पॉइंट जो आप मिस करते हैं, वो मैं आप लोगों को दूंगा। डेली की 5 वीडियोस में दूंगा, 10 मिनट की वीडियोस होंगी। जो कॉमन नॉलेज है, जो कॉमन नॉलेज मार्केट में है, वो आप पढ़ ही लोगे। वो कुछ यूनिक पॉइंट्स होंगे। यूनिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप जनरली, मैं वही कह रहा हूं कि हम वही ट्रेडिशन किताबें पढ़ें। जैसे जब इंटरव्यू आता है तब बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि मैंने इंटरव्यू दिए हैं, फैकल्टी मेंबर्स ने इंटरव्यू दी, तब वो प्रॉपर रिसर्च पेपर निकालते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स निकालते हैं। जब आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ोगे, प्रॉपर रिसर्च पेपर मिलोगे पढ़ोगे, तो आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे जो यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में, वो वर्ड बाय वर्ड मिलेंगे आपको ना। मतलब वो यूनिक पॉइंट जो कि ये नॉर्मल किताबें आपकी कवर नहीं करती। तो मैं आज भी कुछ 10 से 12 टॉपिक्स लूंगा, अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उन टॉपिक्स में जो आप सोच भी नहीं सकते, मैं वो यूनिक पॉइंट बताऊंगा। या मतलब सोच पा रहे होगे, पर वो है कि मैंने निकाले यूनिक पॉइंट्स, बाकी तो आप ठीक हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा, 10-12 टॉपिक मैंने लिए हैं कि जैसे कि मान लो यार, एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आई अभी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ये 3 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, इस पे यूपीएससी नहीं पूछेगी। फॉरेस्ट फायर से क्या होगा पता है हमें, कि भाई जंगल में आग लगेगी और कार्बन एमिशंस होंगी, ये भी बड़ी सीधी सी नॉलेज है, ये किताबों में। अगर मैं आपको कहूं कि फॉरेस्ट फायर से जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं, जो इन्वेजिव स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं, इनका प्रोलिफरेशन, तो ये यूनिक पॉइंट है, यूपीएससी आपको दे सकता है। फॉरेस्ट फायर कैन लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। मैं बताता हूं कैसे। मान लो फॉरेस्ट फायर हुई, और तो फॉरेस्ट फायर क्या करेगी, एक आपके ओपन स्पेसेस क्रिएट कर देगी। ओपन स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में एक टॉपिक होता है प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। तो जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है, ये बड़ी हार्डी स्पीसीज होती हैं, ये उस एरिया को कवर करेगी। और जो नेटिव वंस थी, इनसे बेटर होती है इन्वेजिव, क्योंकि वो इन्वेजिव है, इनसे बेटर है वो, उनका रूट सिस्टम, उनका शूट सिस्टम, उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बेटर है। तो फॉरेस्ट फायर लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। तो ये यूनिक पॉइंट, आप समझो इस बात कि आप क्या पता इतना रिलेट ना कर पाओ, ठीक है, इतना रिलेट ना हो। मैं, ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट फायर से जो यंग सीडलिंग्स हैं, जो फॉरेस्ट में यंग सीडलिंग्स थे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, वो भी जल जाएंगे। तो फ्यूचर ऑफ द फॉरेस्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फ्यूचर ऑफ द फॉरेस्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा। ये भी देखा गया है कि जितने भी मेगा कार्निवोर्स हैं, मेगा हर्बीवोर्स हैं, जितने जानवर हैं वहां के, उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेटिंग साइकिल होती है, वो फॉरेस्ट फायर से कोइंसाइड करती है। फॉरेस्ट फायर होगी तो रिप्रोडक्टिव रेट और फेकंडिटी रेट और मेटिंग साइकिल में डिसरप्शन होगी। तो वो भी जो फ्यूचर है वो क्वेश्चनेबल होगा फॉरेस्ट का। तो मतलब ये कुछ यूनिक है। मतलब फॉरेस्ट फायर सब पढ़ते हैं, फॉरेस्ट फायर को लोग एमिशन तक ही लिमिट करते हैं कि एमिशंस बढ़ जाएंगी, पर आप ये देखो कि इन्वेजिव स्पीसीज बढ़ेंगी, और कैसे फ्यूचर ऑफ द फॉरेस्ट, यंग सीडलिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यंग प्लांट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, और रिप्रोडक्टिव रेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ये कुछ यूनिक है। जब आप प्रॉपर एक किताब पढ़ोगे, फॉरेस्ट फायर की प्रॉपर एक पेपर निकालोगे, तो वहां आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। वहीं मान लो एक बड़ा टॉपिक होता है जो इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा। आप ये देखो कि क्लाइमेट चेंज से फ्लोरा फोना पे क्या होगा। यूपीएससी ने मान लो ऑप्शंस दे दिए, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ, आप बस ये देखो कि मान लो क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर, बाई ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इसमें कुछ चेंज हुआ हो। मतलब मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, आईपीसीसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन कभी नहीं जाना चाहिए, फंक्शनल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन मैंने बताया, इसमें कुछ चेंज हुआ। और जितने भी हमारे फोना है, मान लो फोना की मैं बात करता हूँ, उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है। देखो क्लाइमेट के साथ वो भी इवॉल्व करते हैं, बट वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हो, और जिस रेट से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस रेट से वो इवॉल्व नहीं हो पाए, तो क्या करेंगे।
सीधी सी बात है, वो माइग्रेट करेंगे, वो माइग्रेशन करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये मान लो ऑप्शन दे दिया, क्लाइमेट चेंज में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि उन्हें कोई रूट चाहिए माइग्रेशन का, वो माइग्रेट करेंगे, वो जीन पूल को मेंटेन करेंगे अपने, उनको जाना है फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, क्योंकि यहां तो बचा नहीं, क्लाइमेट चेंज हो गया, करें क्या, वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, हो गया। अब जो प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते, अब प्लांट्स का तो रिप्लेसमेंट होगा, प्लांट्स तो मूव करेंगे नहीं, प्लांट्स तो वहीं रहेंगे, तो रिप्लेसमेंट होगा प्लांट्स का। और याद रखना, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्लांट्स का रिप्लेसमेंट होगा वो इन्वेजिव स्पीसीज ही करेंगे, क्योंकि मैं इन्वेजिव नाम से ही पता लग रहा है, एक्सोटिक वंस, मान लो लेंटना कैमेरा है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा है जो विलायती किक्कर है, इनको आप कहां से लेके आए हो, आप सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेके आए हो, तो ये क्लाइमेट को बर्दाश्त कर लेते हैं, वेरिएबिलिटी है इनके पास, क्योंकि पहले मान लो साउथ अमेरिका के क्लाइमेट में थी, मैक्सिको के क्लाइमेट में थे, और इंडिया के क्लाइमेट में भी ये प्रोलिफरेट करना। और जो नेटिव वंस हैं, जो यहाँ के हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो इसी क्लाइमेट के थे, तो रिप्लेसमेंट होगा किससे, इन्वेजिव से। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्लाइमेट चेंज will lead to proliferation of invasive species, ये ऑप्शन हो सकता है, तो लगा देना। देखो ये यूनिक पॉइंट्स है जो नहीं पढ़ते, मेरे को पता है ये नहीं पढ़े जाते क्योंकि किताबें नहीं है। आप वाइड रीडिंग करोगे, वाइड रीडिंग करोगे, अच्छी रीडिंग करोगे, तो ये कहीं निकल के आते हैं। जैसे कि मैं एक टॉपिक लेता हूँ आजकल, जैसे एग्रीकल्चर मेरा सब्जेक्ट था, फॉरेस्ट में भी था, तो आजकल चल रहा है कि भाई फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना पेस्टिसाइड का यूज हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई बायो पेस्टिसाइड का यूज करो। तो बायो पेस्टिसाइड एक वर्ड है, तो ठीक है, बायो बायो वर्ड है, तो बायो से मतलब पढ़ो, जो मेरा सेंस है वो बायो पे फोकस होना चाहिए, पेस्टिसाइड तो ठीक है, बायो पे फोकस हो। बायो पे फोकस क्या होगा, बायो पे फोकस ये होगा कि जो बायो है उसकी एक लिमिटेड रेंज होगी, ठीक है, बायो बायोडिग्रेडेबल होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ये तो कॉमन नॉलेज है, ये तो मार्केट में है, इसको तो मैं खेल ही नहीं कर, ये तो यूपीएससी शायद ना भी पूछे, और ये तो कोई भी गलत नहीं करे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई बायो पेस्टिसाइड को लिख दे कि दे आर बायोडिग्रेडेबल और इसको कोई गलत कराए, तो उसे तो सोचना चाहिए वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बायो पेस्टिसाइड पे क्या हो सकता है, जो मैंने बायो मतलब बताया कि लिमिटेड निश है, निश उसका लिमिटेड है, उसकी रेंज लिमिटेड है कि वो लिमिटेड क्लाइमेट में काम करेगा, तो ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो यूपीएससी दे सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं वैसे एग्जांपल देता हूं, जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं उसको बेंगलोर में एक लोकेशन है, बेंगलोर में एक लेबोरेटरी है, वहां प्रोड्यूस किया जाता है बायोपेस्टिसाइड्स को, बायो कंट्रोल एजेंट्स को, और जब उनका यूज करना होता है तो जबलपुर में वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां किया जाता है। तो आप समझ रहे हो, बेंगलोर का क्लाइमेट अलग है और जबलपुर मध्य प्रदेश का क्लाइमेट अलग है, तो उनकी एफिशिएंसी ड्रास्टिकली उसमें डिक्लाइन हुआ। तो वही यही शो करता है कि जो बायो पेस्टिसाइड्स जो भी बायो हैं, ये लिमिटेड रेंज में काम करेंगे। तो ये मान लो यूपीएससी ने दे दिया पॉइंट आपको कि लिमिटेड रेंज होगी, लिमिटेड निश होगा, तो आप इसको पढ़ो, बाकी चीज आप ठीक कर दो। एक बड़ा टॉपिक आता है, यूपीएससी पूछता है आपसे, हमेशा पूछता है, जैसे कि ये ना ऑफ शूट टॉपिक्स होते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर पूछ लिया आपसे, और माइक्रो प्रोपगेशन पूछ लिया, पूछे यूपीएससी पास्ट ईयर उठा हुआ। अब टिश्यू कल्चर है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि चलो मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बेसिक यूनिक फैक्टर निकालूंगा कि मैं कुछ भी एक्सप्लांट ले रहा हूं, मैं कोई रूट से सेल ले रहा हूं, या मैं स्टेम से ले रहा हूं, या मैं कुछ उसके, मैं बस एक बर्ड ले रहा हूं, कोई भी एक पार्ट ले रहा हूं एक्सप्लांट, और उसको एक मीडियम में जहां न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वाइटामिन होंगे, उसमें मैं उसको ग्रो करूंगा। तो ग्रो करूंगा, पहली बात है टिश्यू कल्चर एक आर्टिफिशियल मीडियम है, वो नेचुरल मीडियम तो है नहीं, आप सिंथेटिक मीडियम दे रहे हो, और एक आपका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, द वर्ड इज कंट्रोल्ड। आप समझो उसको कि जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से मेरे सारे आंसर निकल जाएंगे, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक सेल लगाई, एक सेल है, उसको रखा मीडियम में, एमएस मीडियम होता है, व्हाइट मीडियम होता है, कई मीडियम होते हैं, तो मैंने उस सेल को रखा, तो मैं उसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूं, मान लो उस सेल को मैं थोड़ा सा पानी कम दूं, तो तुम्हें नहीं लगता, आप लोगों को नहीं लगता कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंस बन जाएगी,
मैं कंट्रोल कर रहा हूँ फैक्टर्स को, उस सेल को उस मीडियम में थोड़ी सैलिनिटी में बढ़ा दूं, आपको लगता नहीं वो सैलिनिटी रेजिस्टेंट होगी, ठीक है, तो मैं ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकता हूँ, सैलिनिटी रेजिस्टेंट तैयार कर सकता हूँ। तो कंट्रोल है, वर्ड कंट्रोल इज द की, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है टिश्यू कल्चर, बड़ा मैंने रिड्यूस कर दिया, बाकी बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं अगर आप देखोगे तो वो है कि टिश्यू कल्चर को हमने रिड्यूस किया। एक जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि बड़ा फॉरेस्ट में डिबेट चलती रहती है, जैसे कि आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ओवर ग्रीजिंग। ओवर ग्रीजिंग, ग्रीजिंग तो कैटल करेगी, ठीक है, कैटल गोट्स वगैरह ये सारे ग्रीजिंग करते हैं घास की। तो कहते हैं कि कंट्रोल्ड ग्रीजिंग, क्यों हो कंट्रोल्ड ग्रीजिंग? तो अगर आप देखोगे बड़े यूनिक पॉइंट्स बताऊंगा मैं। ग्रीजिंग एक कॉमन पॉइंट लिखते हैं, जब भी आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लिखते हो तो ग्रीजिंग वर्ड आता है, जो कि डेजर्ट एरिया में या ड्राई लैंड फार्मिंग में बड़ा कॉमन वर्ड है कि भाई ग्रेजिंग को कंट्रोल करो। तो मतलब यार कैटल है, मान लो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक नेशनल पार्क है, आप समझो इस बात, और वहां ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती नेशनल पार्क में, वर्ड लिखा होता है नेशनल पार्क में ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती, एक्सट्रीम मतलब वहां एक्सट्रीम लेवल की प्रोहिबिशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि आप कैटल लेके आए, अंदर हर्बीवोर्स थे, हर्बीवोर्स थे, कैटल वुड बी कॉम्पिटिंग विद द हर्बीवोर्स, ठीक है, उसी प्रोड्यूस के लिए कैटल कॉम्पीट करेगी। तो इनफैक्ट जो हर्बीवोर है या उस इकोसिस्टम की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्लाइन करेगी, और कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम की अगर डिक्लाइन करेगी, ध्यान से सुनना, तो जो हर्बीवोर्स थे वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर आएंगे। बाहर क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड है, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। तो ग्रेजिंग से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है। आप समझो, मैं आपको एग्जांपल बड़ा सीधे तौर पे दे कि वो जाएंगे, वो ही पत्ते खाएंगे, वो जो हर्बीवोर खाते वहां के प्रोटेक्टेड एरिया की, नेशनल पार्क की, आप कैटल बाहर से लेके गए, कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई क्योंकि कंपटीशन था, वो बाहर आएंगे जानवर, अब उनको कहाँ, उनको खाना तो चाहिए, फीडिंग एंड ब्रीडिंग के लिए वो बाहर आएंगे, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी बात, जब कैटल ग्रेजिंग करता है तो एक होता है पैलेटेबल, एक होता है अनपैलेटेबल। ग्रास होते हैं दो वैरायटी की, पैलेटेबल, अनपैलेटेबल। जिसको आप खा नहीं सकते वो अनपैलेटेबल है, पैलेटेबल। तो ग्रेजिंग जब ज्यादा करवाओगे तो पैलेटेबल को खाएगा वो, तो ठीक है, सही बात है, और अनपैलेटेबल को नहीं खाएगा। तो होगा क्या फिर? मतलब इवेंचुअली क्या होगा? जो अनपैलेटेबल थे कौन से? एक्सोटिक वंस थे, इन्वेजिव थे, उनकी मात्रा फिर बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेजिंग से भी इन्वेजिव स्पीसीज की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। ग्रेजिंग इसलिए भी प्रोहिबिटेड होती है कि जब आप कैटल को लेके जाते हो फॉरेस्ट एरिया में, तो वो भाई मान लो नए सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, मान लो सीडलिंग्स हैं, उनकी ट्रैम्पलिंग कर देंगे, तो ग्रेजिंग से ट्रैम्पलिंग हो जाएगी, फिर अगेन वही दिक्कत है। तो मैंने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, मान लो यूपीएससी ऑप्शन देते कि ग्रेजिंग से क्या होगा, इन्वेजिव स्पीसीज का प्रोलिफरेशन होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकती है, और ट्रैम्पलिंग अपॉन भी हो सकती है, यंग सीडलिंग्स को दिक्कत आ सकती है, यही होंगी। क्योंकि सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये यूज हो रही, आपकी इन्वायरमेंट की जो भी बेसिक किताबें हैं उनमें यूज हो रही। मैं तो बस इनको एक्सपेंड कर रहा हूँ यूनिक पॉइंट्स के साथ, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो बेसिक पॉइंट्स है वो मार्केट में हैं, हर जगह हैं, हम उनको एक्सपेंड करें। एक टॉपिक होता है सेक्रेड ग्रूव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेक्रेड ग्रूव। अब सेक्रेड ग्रूव जो है उसका मतलब क्या है कि भाई कुछ फॉरेस्ट पैचेस होते हैं इंडिया में जिनसे रिलीजियस वैल्यू अटैच होती है, एक रिलीजियस वैल्यू अटैच है उन पैचेस ऑफ फॉरेस्ट से, जिसकी वजह से उनको काटा नहीं गया है ऑल द टाइम। तो होता क्या उससे कि भाई उनको फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल उनको रखा गया है, उनको काटा नहीं गया है, क्योंकि कम्युनिटी की कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उनको मत काटो कि ठीक है। अब इतने सालों से उनको छेड़ा नहीं गया, उनको काटा नहीं गया है, वो प्रिस्टिन स्टेज में है, प्रिस्टिन फॉर्म में है मान लो, तो मेजर इशू सेक्रेड ग्रुप को काटने से क्या आएगा? मेजर इशू आएगा कि इतने सालों से वहां रेयर और एंडेमिक स्पीसीज प्रोलिफरेट कर गई, रेयर और एंडेमिक स्पीसीज, वर्ड में यूज कर रहा हूं रेयर और एंडेमिक, वो वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इतने साल से उनका एक माइक्रो क्लाइमेट था, माइक्रो हैबिटेट था, उसको टच ही नहीं किया। तो आ सकता है कि सेक्रेड ग्रुप लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो हैबिटेट, दिस इज द की वर्ड। सेक्रेड ग्रुप लीड्स टू or promotes I must say rare and endemic species, I can say that। तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल ऑप्शंस जो भी आप पढ़ते हो किताबों में। मैं आपको थोड़ी यूनिक पॉइंट बता रहा हूँ
इन टॉपिक्स के, कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा टॉपिक होता है, अगर आप देखोगे बड़ा यूज होता है, न्यूज़पेपर में आता है, किताबों में आता है, इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, ESZ बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं, ESZ से। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वहां से इनको इको सेंसिटिव जोन्स को लिया गया है, सेक्शन 3 और 5 है, वहां से इको सेंसिटिव जोन्स को निकाला गया है। अगर कोई पूछे कि पर्पस क्या है इको सेंसिटिव जोन्स का, पर्पस क्या है भाई, कोर एरिया है, कोर के बाद आपने बफर एरिया क्रिएट कर दिया, आपको पता है कि नेशनल पार्क्स हैं, कोर बफर एरिया है, आपने बफर एरिया बना तो दिया, फिर इको सेंसिटिव जोन बनाने की क्या आवश्यकता थी। आप याद रखना कि मान लो एक प्रोटेक्टेड एरिया, उसकी बाउंड्री है, इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड एरिया की एक बाउंड्री है, भाई सरकार ने डिक्लेयर कर रखा कि ये एरिया, दिस मच ऑफ एरिया आपका प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क। पर ये बात आप जो बर्ड्स हैं, जो और जानवर हैं जो भी जा सकते हैं, आप उनको थोड़ी बताओगे, वो थोड़ी मानेंगे आप। जो बर्ड्स हैं वो तो जा सकते हैं, वो तो फ्लाई करके जाएंगे। तो ये कहा जाता है जो प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री होती है और जो इकोलॉजिकल बाउंड्रीज होती हैं वो अलग होती हैं। प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री तो आपने डिक्लेयर कर दी, जो इकोलॉजिकल बाउंड्रीज थी वो अलग थी। उस इकोलॉजिकल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इको सेंसिटिव जोन्स का यूज कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल बाउंड्री एक की टर्म, आप समझिए इस बात कि ठीक है, आपने प्रोटेक्टेड एरिया सुना होगा, पर इकोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं, वो बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया है, मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये यूनिक पॉइंट है ESZ का कि भाई इकोलॉजिकल बाउंड्रीज। दूसरा यूनिक पॉइंट ये है कि मान लो प्रोटेक्टेड एरिया तो बहुत हाईली प्रोटेक्टेड एरिया था, प्रोटेक्टेड एरिया वाज हाईली प्रोटेक्टेड, एक्सट्रीम काइंड ऑफ प्रोहिबिशंस थी, प्रोटेक्शंस थी, और आपने बाहर एकदम खत्म कर दी। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ग्रेडेशन होता है कि आप थोड़ा सा भाई हाई प्रोटेक्टेड एरिया से लो प्रोटेक्टेड एरिया में जाना है तो ग्रेडेशन के थ्रू जाओगे, जिसमें हाई से मीडियम में जाओगे, मीडियम से लो में जाओगे। तो इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट है कि आप हाई प्रोटेक्टेड एरिया से लो प्रोटेक्टेड एरिया की तरफ जाओगे तो थ्रू ग्रेडेशन जाओगे, आप एकदम उनको खत्म नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत रिपीट होते हैं उसके सवाल, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक इकोसिस्टम है, आपको पता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। वेटलैंड्स हो गए, कॉरल्स, मैंग्रोव्स, ये सारे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट हैं और बड़े ही मतलब यूपीएससी के फेवरेट रहते हैं, क्योंकि लोग इतना पढ़ते नहीं एक्वेटिक, लोग टेरिटोरियल या टेरेस्ट्रियल उसको ज्यादा फोकस करते हैं, तो इन पे इतना फोकस नहीं रहता है। तो जैसे वेटलैंड है, अब जो वेटलैंड है यूपीएससी ने पूछा था, देखो यूपीएससी ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म दी थी आपको, 2022 में पूछा था, वेटलैंड्स दे आर द किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। यूपीएससी ने टर्म दी, इसका मतलब क्या है। यूपीएससी ने फिर 4 ऑप्शंस दी। किडनीज क्या करती हैं कि भाई क्या करेंगी, वो कैप्चर करेंगी, कोई भी पॉल्यूटेंट होगा, कोई भी सिल्ट होगा, उसको कैप्चर करेंगी। कल कोई ऑप्शन आ सकता है जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे वेटलैंड्स पे, ये वर्ड आ सकता है वेटलैंड का यूनिक पॉइंट में, ये पूरी जो सीरीज है इसका फोकस ही यूनिक है, वो वर्ड आ सकता है क्योंकि सरकारी अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ोगे वहां वर्ड जो मेंशन हुआ वेटलैंड के लिए, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जो सेक्रेटरी द्वारा मतलब रेटिफाइड हैं, जो भी फॉरेस्ट अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा रेटिफाइड हैं, वो लिखते हैं वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट्स। वर्ड यूज हुआ है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट्स। अब क्या मतलब है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट्स का, ये यूनिक वर्ड था जो मुझे मिला, मैंने जब प्रिपरेशन जब कर रहा था इस टॉपिक की। तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का मतलब है सुपरमार्केट, सब कुछ अवेलेबल है बायोलॉजिकली, तो मतलब हाई लेवल फूड चेन, फूड वेब अवेलेबल, मतलब काफी तरह की फूड चेन्स हैं और काफी तरह की फूड वेब्स हैं, वो अवेलेबल है। तो इनफैक्ट कि काफी एक स्टेबल इकोसिस्टम है, मतलब एक फूड चेन में दिक्कत आती है तो दूसरी फूड चेन होगी, फूड वेब्स। तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड यूज हुआ है। जब वेटलैंड से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, आजकल वेटलैंड डिग्रेडेशन का बड़ा सवाल आता है, तो सरकार वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स भी लेके आई, वेटलैंड प्रोटेक्शन रूल्स भी लेके आई कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ यूनिक पॉइंट्स मिले कि अगर कोई वेटलैंड है, मेरे को देखना है कि वेटलैंड
फिट है कि नहीं। देखो वेटलैंड हर किताबों में दिया है, मैं ये नहीं कह रहा, आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे मार्केट में दे रखा है, मैं तो आपको यूनिक पॉइंट बता रहा हूँ जो यूपीएससी पूछ, कोई वेटलैंड है, क्या पैरामीटर हो मेरे कि ये असर्टन करूं मैं कि वेटलैंड की जो क्वालिटी है बढ़िया है, ऐसे क्या पैरामीटर्स हो मेरे पास। तो अगर आप देखोगे नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में, अगर आप देखोगे जहां भी वेटलैंड में वाटर लिली है, जहां भी वेटलैंड में वाटर लिली है, वो वेटलैंड साफ है, वो बिल्कुल साफ है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, जहां भी वेटलैंड में ऑटर्स होते हैं, ऑटर्स, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ऑटर्स होते हैं, मतलब सी, मतलब वाटर में ही मिलते हैं, मैमल्स होते हैं ऑटर्स, वो हैं, वो अगर मिले तो आपका वेटलैंड की क्वालिटी अच्छी। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, हर्पेटोफोना, हर्पेटोफोना शायद यही वर्ड है, हर्पेटोफोना, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के लिए वर्ड यूज किया गया उस रिपोर्ट में, हर्पेटोफोना, जिसको रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस कहते हैं। अगर ये अवेलेबल है वहां, अगर ये वहां अवेलेबल है तो वो वेटलैंड अच्छा है। तो कल को ऑप्शंस आ सकते हैं कि कहीं हर्पेटोफोना हो, वाटर लिली हो या ऑटर्स हो, तो वो वेटलैंड बढ़िया होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, देखो पढ़ने को बहुत कुछ है वेटलैंड में, मतलब आपके जो जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उनमें दे रखा है, पर ये टॉपिक्स मैंने यूनिक पॉइंट निकाले, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जो भी पढ़ रहा है ठीक ठाक, आप वो किताबें तो पढ़ोगे, जो मेरा इस सीरीज के थ्रू जो डेली में 5 टॉपिक आपको दूंगा, वीडियो बना के दूंगा, वो यूनिक फैक्टर ही दूंगा जो थोड़े से अलग होंगे और जो थोड़ा असेंस पकड़ेंगे टॉपिक्स, कि जो टॉपिक आप नहीं सोच पा रहे, जो ओवर द टाइम मैंने 7-8 साल की अपनी प्रिपरेशन में उनको सिंप्लीफाई किया है और उनके एसेंस को समझा है, तो वो एक एस्पेक्ट होगा। जैसे मैंग्रोव्स हो गए, जैसे मैंग्रोव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ठीक है, मैंग्रोव सबको पता है कि होते हैं भाई अपने इंटरटाइडल जोन में होते हैं, ट्री और शब्स, ट्री भी हो सकते हैं, शब्स भी हो सकते हैं, और मैंग्रोव एक इकोसिस्टम है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है। और उस मैंग्रोव इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है सिर्फ मैंग्रोव ट्री है, और भी हैं, पर डोमिनेंट मैंग्रोव है। मैंग्रोव इकोसिस्टम की जब मैं बात करता, मैंग्रोव्स की मैं जब बात करता हूँ, मैंग्रोव इकोसिस्टम, उसमें शर्ब्स भी हो, काफी ट्रीज और भी तरह की ट्रीज हैं, उसमें मैंग्रोव्स मेन ट्री है, मैंग्रोव्स भी काफी वैरायटी होती है। तो मैंग्रोव्स पे याद रखना एक यूनिक वर्ड यूज होता है, अगर कोई आप ठीक किताब पढ़ोगे, कोई अच्छा किताब पढ़ोगे, तो मैंग्रोव से रिलेटेड एक वर्ड होता है, याद करना, रखना, उसे नोट कर लेना, शॉक एब्जॉर्बर्स। मैंग्रोव्स आर शॉक एब्जॉर्बर्स। अब शॉक एब्जॉर्बर का क्या मतलब, वो आपको यूपीएससी दे सकता है कि मैंग्रोव्स आर शॉक एब्जॉर्बर्स, 4 ऑप्शन देगा, तो आप क्या मतलब समझते। तो शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है कि जैसे टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, तो अगर मैंग्रोव्स होंगे तो कोस्टल इरोजन नहीं होगा, कोस्टल इरोजन नहीं होगा, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरा, जब मैंग्रोव्स हैं और बहुत सारी रिवर्स हैं, मड, सिल्ट्स, सैंड, काफी कुछ लेके आती हैं, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं, तो मैंग्रोव्स की क्या होती है, मड बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। तो जो मड बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है जो मैंग्रोव्स के साथ में कॉरल्स हैं, कॉरल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, कॉरल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, तो कॉरल्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स। मैंग्रोव्स, यूपीएससी ने पूछा था, ब्लू कार्बन सिंक है, कार्बन को कैप्चर करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं। अब जब ये कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं मैंग्रोव, तो ऑब्वियसली बात है जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए भी शॉक एब्जॉर्बर है। और मैंग्रोव जो सराउंडिंग के लोग हैं, जैसे सुंदरबन के मैंग्रोव्स हैं, most of the people living in and around that particular area, they're dependent on mangroves for fuel, fodder, firewood, ठीक है। तो वो उनके लिए शॉक एब्जॉर्बर है कि भाई उनको एक रोजगार मिलता है, उनको एक एक मतलब फ्यूल, वुड, फॉडर वगैरह मिलता है, तो शॉक एब्जॉर्बर पे पूछ सकते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर आपको इनकी स्टैंडर्ड किताबों में नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि ये बार क्या होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड सरकार की किताबें हैं, जैसे मैंने तो जो पढ़ी हैं ऑल द टाइम, उनमें वर्ड्स मिलते हैं, और जो कोई भी पेपर बनाएगा वो ये थोड़ी है कि जो आपकी मार्केट में किताबें इनसे पेपर बनाएगा, उनकी तो लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी, वो कोई गवर्नमेंट का सोर्स उठाएगा, उस गवर्नमेंट के सोर्स में जो कीवर्ड होगा उससे वो पढ़ेगा और सवाल बना देगा, क्योंकि उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी भी है, ऑथेंटिक सोर्स भी है वो, उसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ
ये किताबें तो गलत हो जाएं, क्या इनकी मतलब वो है, मतलब कोई वो नहीं, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब वो गवर्नमेंट के सोर्स है, वो ठीक ही होते। तो वो एक एस्पेक्ट है। एक जैसे कि आ, ये बोला जाता है कि क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर एक मेन टॉपिक है। देखो क्लाइमेट चेंज तो हमेशा ही रहेगा। सवाल यूपीएससी के आप देख लो, प्रीलिम्स के देख लो, क्लाइमेट चेंज मिलता है। क्योंकि जब से मैं इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर बॉटनी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, जब से 2011 के बाद, जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम सिविल सर्विस के साथ इंटीग्रेट किया है, तो इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और बॉटनी की जो क्वेश्चंस की वो है क्वांटिटी, वो बढ़ी है। ठीक है, वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम सेम होता है, तो वो इसीलिए ज्यादा सवाल है। पहले इतने सवाल नहीं आते थे, बेसिक सवाल पूछते थे, प्रोटोकॉल पूछ लिया, कोई कन्वेंशन पूछ ली इन्वायरमेंट की, स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछ ली, कब आई अरेंज करवा लिए, रियो रियो प्रिंसिपल पूछ लिए, तो ऑब्सोलीट है, तो कोई पूछ ही नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं पूछ रहा। जैसे क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर ये इन्वायरमेंट और ये बॉटनी ये टॉपिक होते हैं फॉरेस्ट के, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम सेम होता है, तो 1.5-2 लाख बच्चे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स देते हैं, तो ये क्वेश्चन डालने पड़ते हैं। तो मान लो क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट चेंज को मैं अगर 2 बातों में रिड्यूस करूं, मतलब बहुत बड़ी डिबेट होंगी, बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं, मैं बहुत डिबेट कर सकता हूँ क्लाइमेट चेंज पे, एग्रीकल्चर पे। अगर मैं मोटी मोटी तौर पे 2 बातें करूं, रिड्यूस करूं इस टॉपिक को, मेरा जितनी भी ये जो पूरी सीरीज चलेगी, इसमें आपको यूनिक पॉइंट बताऊंगा मैं, और टॉपिक को रिड्यूस करूंगा 2 से 3 लाइन में। जो आप टॉपिक को पढ़ते हो 2-3 पेज में, आपको फिर भी रिड्यूस नहीं कर पाए, मैं 2-3 लाइन में उसको रिड्यूस करूंगा, उसके एसेंस को पकड़ूंगा और उसके यूनिक पॉइंट को पकड़ूंगा, जिससे यूनिक पॉइंट आपका क्वेश्चन सोल्व कराएगा। यूनिक पॉइंट जो ओवर द टाइम मैंने सिंप्लीफाई किया। जैसे क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, अगर मोटे तौर पे देखो क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ है यार, क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट वाटर क्राइसिस। अगर मैं ये कह दूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट वाटर क्राइसिस, तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ भाई, पानी तो कम हुआ ही है। और क्लाइमेट चेंज से मैं भी कह सकता हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई टेम्परेचर भी बढ़ा है, तो टर्मिनल हीट स्ट्रेस भी बढ़ी है। तो इससे एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट हो, तो मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज की अगर मैं बात करूं, इसमें राइस और व्हीट आप लगाते हो। क्या लगाते हो? राइस और व्हीट। आप खरीफ का जो सीजन होता है, जो आप खरीफ है, तो इसमें आप राइस लगाते हो, और रबी जो है, जो आपका सर्दियों में होता है, नवंबर दिसंबर से शुरू होता है, उसमें आप व्हीट लगाते हो। मैं ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज की बात कर, जब आप राइस लगाते हो, राइस को आपको पता है पानी चाहिए, आप पहले नर्सरी में लगाते हो, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हो, ट्रांसप्लांट लेबर्स के थ्रू करते हो, और जो फील्ड होता है उसमें पानी भर के रखते हैं, पानी भर के रखते हैं, और फिर उसमें राइस की प्लांटेशन होती है, एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ प्लांट लगाया जाता है राइस। तो पानी बहुत चाहिए। तो सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट वाटर क्राइसिस, तो राइस का जो सिस्टम है, मेरे को इसमें पानी को एफिशिएंटली यूज करना है। तो पानी को एफिशिएंटली यूज करना है, तो 2 टेक्निक्स का मैं यूज कर सकता हूं विद इन द राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रमोट कर सकता हूं, और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को प्रमोट कर सकता हूं। ठीक है, सवाल यूपीएससी ने दोनों पे पूछे। यूपीएससी ने डायरेक्ट सीडेड राइस भी पूछे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पे पूछे। ऑब्वियसली बात है, वाटर सेविंग होगी। आप डायरेक्ट सीड को लगा रहे हो, आप डायरेक्ट लगा रहे हो, कोई पानी नहीं दे रहे, उस फील्ड को पूरा ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हो। ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन करो, आप फील्ड को फ्लड नहीं कर रहे। पहले क्या था, फ्लड कर रहे थे, अब फ्लड नहीं कर रहे, तो पानी बचेगा आपका। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगा सकता हूं। जो अभी जो राइस की वैरायटी लगती है, वो पेरिनियल राइस PR44 लगती है शायद, जितना मुझे याद है PR44 है, वो 150 to 156 डेज लेती है। ठीक है, कोई मैं ऐसी वैरायटी तैयार कर दूं जो मेरी 120 डेज ले, तो 30 दिन का जो मैं पानी, अगर 30 दिन अगर अगर मैं अपनी बचत करता हूं, तो इसके फायदे बहुत है। अदरवाइज 30 दिन तक और मुझे पानी देना पड़ता, और इरिगेशन देना पड़ता, तो मैंने पानी बचा लिया। तो कल को पूछ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर में, यूपीएससी ऑप्शन दे सकता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगा दो। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जल्दी हो जाएंगी, कम पानी देना पड़ेगा। ठीक है ना, जो मैं 156 दिन तक पानी दे रहा था, मैं 120 दिन तक दूंगा, तो 30 से 35 दिन मेरे बच गए। ठीक है,
दूसरा एस्पेक्ट हुआ, ठीक है, ये तो मैंने वाटर सेविंग का कर दिया, माइक्रो इरिगेशन और ये स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये तो ठीक ही है, ये तो कॉमन पॉइंट्स है, वाटर सेविंग करनी है आप, ठीक है, इरिगेशन स्केड्यूलिंग करनी है, वो ठीक है। दूसरा हुआ है वीट। मैंने आपको याद हो अभी बताया था कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, पानी, वाटर क्राइसिस और टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो टेम्परेचर बढ़ने से किसको दिक्कत होगी? राइस तो आप पहले भी गर्मियों में उगा रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ने से राइस को इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो आप गर्मियों में उगाते हो। खरीफ है तो जुलाई में आप अगर उसे उगा रहे हो तो उसमें इतना मैटर नहीं करेगा वो, बल्कि जो वीट है वो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वीट को आप राबी में लगाते हो, ठंड में लगाते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वीट को ज्यादा दिक्कत हो, ठीक है, टर्मिनल हीट स्ट्रेस बोलते हैं। वीट की हार्वेस्टिंग अगर आप करते हो, वीट की हार्वेस्टिंग आप अप्रैल में करते हो, रबी की आप हार्वेस्टिंग अप्रैल में करते हो, नवंबर दिसंबर में लगाते हो, अप्रैल तक आप हार्वेस्टिंग करते हो, मार्च एंड अप्रैल, तो टेम्परेचर बढ़ गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वर्ड यूज होता है टर्मिनल हीट स्ट्रेस, कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो हीट स्ट्रेस बढ़ गया, तो जो पूरा कर्नल बनता था वीट के, जो अंदर का कंटेंट था, वो पूरा डेवलप नहीं हुआ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था। तो मैं क्या करूं? तो अभी जैसे कि IARI जो एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो लेके आए हैं HD 3385। ये एक वीट की वैरायटी लेके आए हैं जो अर्ली सोइंग वैरायटी है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? अर्ली सोइंग वैरायटी है कि मैं उसे जल्दी लगा रहा हूं। अगर मैं अर्ली सोइंग वैरायटी डेवलप करता हूं वीट की, तो मैं मार्च तक या स्टार्टिंग मार्च तक मैं उसको हार्वेस्ट कर लूंगा, ताकि वीट मेरा टर्मिनल हीट स्ट्रेस से बच जाए। तो क्लाइमेट चेंज से क्या करना है? ऑप्शन आ गए, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगाओ, ठीक है, राइस के केस में, या अर्ली सोइंग वैरायटी लगाओ वीट के केस में, दोनों ऑप्शंस ठीक है। ये यूनिक पॉइंट थे, ये इस टॉपिक का सेंस था। टॉपिक बहुत हो सकते हैं डिबेट करने के लिए, पर ये टॉपिक का सेंस था, ठीक है। ये हुआ, आपने किया। जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज से किया। एक बड़ा यूनिक पॉइंट होता है जो एक बड़ा चलता है, बड़ा न्यूज़पेपर में था, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन बड़ा कॉमन टर्म है कि यूज होती थी, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या हुआ? मैंने आपको फॉरेस्ट फायर में भी बताया था, जब आप डिफोरेस्टेशन करते हो, पेड़ों काटते हो आप, ठीक है, पेड़ों को जब आप काटते हो तो ओपन स्पेस क्रिएट होता है, और ओपन स्पेस क्रिएट होती, अगर किसी का सक्सेशन होगा तो वो इन्वेजिव का होगा। तो ऐसा हो सकता है कि डिफोरेस्टेशन से भी इन्वेजिव स्पीसीज प्रोलिफरेट करें। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं कि अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो पॉलिनेटर्स को दिक्कत होगी। देखो जो इतने पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन है, मान लो विंड बेस्ड पॉलिनेशन है, या इंसेक्ट बेस्ड पॉलिनेशन है, बर्ड बेस्ड पॉलिनेशन है, या इंसेक्ट एक लिमिट तक ही उड़ सकता है। अगर आपने डिफोरेस्टेशन करके गैप ज्यादा कर दिया बिटवीन द फॉरेस्ट, यू इंक्रीज दैट गैप बिटवीन द फॉरेस्ट, तो पॉलिनेटर्स को दिक्कत हो जाएगी, तो पॉलिनेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो मैं डिफोरेस्टेशन को पॉलिनेशन से भी जोड़ सकता हूँ, इजंट इट? मैं जोड़ सकता हूँ। तो आपको बड़ा यूनिक पॉइंट लगेगा कि पेपर में आ गया कि पॉलिनेटर्स कहाँ से आ गए, तो आएगा वो कि आपने गैप कर दिया तो पॉलिनेटर्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, बर्ड्स की दिक्कत होगी, तो पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, जीन पूल मेंटेन नहीं होगा। जीन पूल ही मेंटेन करना है, हमारा जो बेसिक पर्पस है वो जीन पूल मेंटेन करना है। जीन पूल मेंटेन करने के लिए ही सारी लड़ाई है। इन्वायरमेंट में अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे को अगर प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, या भाई मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है, तो मेरा पहली वो जो मेरा प्रायोरिटी होगी वो मेंटेन द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ही कनेक्ट करते हैं एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम को। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फीडिंग एंड ब्रीडिंग। वो जाएंगे वहां, जीन पूल मेंटेन होगा। अगर जीन पूल मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा कि मान लो जीन पूल, जो एशियाटिक लाइन का केस है, जो गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लाइन है, जीन पूल मेंटेन नहीं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, तो मान लो चांस है कि कोई पर्टिकुलर कमी है, मान लो डिजीज है और इनब्रीडिंग हो रही है, तो चांसेस है वो डिजीज स्प्रेड आउट करेगी, वो कमी स्प्रेड आउट करेगी, तो चांस है कि वो पूरी की पूरी जो वो है अपनी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है, इंडेंजर भी बन सकती है, एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स।
तो वो है जीन पूल मेंटेन करना। जीन पूल स्ट्रांग होगा, विगर होगा तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, एक ये फैक्टर होगा। एक बड़ा टॉपिक आता है इन्वायरमेंट में, अगर देखोगे थोड़ा एनिमल बिहेवियर का एक मैं टॉपिक जैसे देखता हूँ, जैसे आप एनिमल बिहेवियर देखते हो अपनी सराउंडिंग में, आपने देखा होगा, मैं आज जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि थोड़े इन्वायरमेंट के और बॉटनी के और एग्रीकल्चर के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा भी हिस्ट्री होगी और पॉलिटी होगी, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके यूनिक पॉइंट्स में देता रहूँ, क्योंकि ये मैंने अभी पढ़े हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई थोड़े अच्छे टॉपिक मैंने हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। ये टॉपिक इनका मटेरियल मिल नहीं रहा। हिस्ट्री का आप जाओगे, इतना मटेरियल है, आप 5 साल भी पढ़ लोगे कम पड़ जाएगा। इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल, फिर आखिरी में तुक्का ही लगाना पड़ता है कि ये होगा नहीं होगा। वो आपसे ऐसी पर्सनैलिटी पूछते हैं, तो जो सबसे कम नॉन पर्सनैलिटी आप उसको राइट लगा दो, वही ठीक होता है। तो हिस्ट्री ऑप्शन वाले गलत करके आते हैं, बल्कि हम ठीक कराते हैं क्योंकि हमें कम पता होता है। तो वो फैक्टर है। हिस्ट्री कितनी पढ़ लो, पॉलिटी अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, जो भी बेसिक सोर्सेज हैं, यूपीएससी अखाड़ा की टीम ने पूरा बना रखा है, पॉलिटी का पूरा कोर्स है, आप वो ले लो, तो वो यूनिक पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसमें भी यूनिक पॉइंट्स जो लक्ष्मीकांत में होंगे, या जैसे कुछ और रिपोर्ट्स हैं, कुछ और हैं, वो मैं निकाल के बताता रहूंगा, 5-5 टॉपिक लेके उनको बताता रहूंगा जो आपने इनकेस मिस कर दी। और बाकी जो टॉपिक हैं, साइंस टेक, बॉटनी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, ये मैं लूंगा। ये तो मेरा फोर्टे है, तो मैं इसको कवर करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कॉमन एक वो होती है कि मैमल्स होते हैं, आपने पूरे जैसे आप कोई डिस्कवरी देखते हो, एनिमल प्लेनेट, नेट जियो, जिसने देखा होगा, मैमल्स ग्रुप में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं मैमल्स के, जैसे वाइल्ड बफलोज होती हैं, और ये जितने भी डियर हैं, जितने भी हैं, सांबर हैं, ये एक ग्रुप में रहते हैं। हर्ड 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 मेंटेलिटी जिसे कहते हैं, हर्ड में रहते हैं। क्यों? अगर मैं कहूं मैमल ग्रुप में इसलिए रहते हैं, इकट्ठे रहने का एक ही पर्पज है, इकट्ठे रहने का एक ही पर्पज है, अगर मैं आपको कहूं रिस्क डायल्यूशन। अगर एक होगा तो 100% चांसेस है उसे अगर कोई प्रीडेटर देखेगा, उसी को पकड़ेगा, उसी को मारेगा। अगर 100-200 का ग्रुप है, 100-200 उसका मैमल्स का ग्रुप है, तो चांसेस है कि जो इंडिविजुअल के मरने के चांसेस हैं वो डायल्यूट हो गए। उसे लगेगा कोई दूसरा मारा जाएगा, मैं तो नहीं मारा जाऊंगा। ठीक है, और ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है, वो ज्यादा देख भी सकता है सराउंडिंग में, कभी कोई प्रीडेटर ना हो। एक नुकसान भी है बड़े ग्रुप का कि दूर से दिख जाएंगे, वो दूर से दिख जाएंगे। मान लो 100-200 का ग्रुप है मैमल्स का, वो दूर से दिख जाएंगे प्रीडेटर को, कि प्रीडेटर कोई भी हो सकता है, टाइगर हो सकता है, लाइन हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो दूर से दिख जाएंगे। बट डिस्पाइट दैट वो इकट्ठे रहते हैं। वो इसलिए इकट्ठे रहते हैं कि रिस्क डायल्यूशन करना, नेचर का पर्पज ही है रिस्क डायल्यूशन। वो इकट्ठे रहते हैं, ये रिस्क डायल्यूट हो। बर्ड्स ग्रुप में रहते हैं, आप देखोगे जितने माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इकट्ठे रहते हैं, रिस्क डायल्यूशन। अकेला फंस जाएगा, 2-3 निकल के टाइम पास हो जाएगा, निकल जाएंगे। आप समझो इस बात को। तो रिस्क डायल्यूशन वर्ड है कि सवाल पूछ सकता है, आजकल तो यूपीएससी पूछ ही रहा है, ऐसे ऐसे यूनिक सवाल पूछ ही रहा। आप कोई भी उठाओ, इस साल का जो पेपर है पूछ ही रहा है वैसे एनिमल बिहेवियर पे, तो वो गए। और याद रखना, कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो प्रीडेटर्स होते हैं वो अकेले होते हैं। टाइगर को ले लो, लेपर्ड को ले लो, चीता ले लो, लाइन ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, वुल्फ का भी ग्रुप होता है, बट इन जनरल जो टाइगर्स हैं और लेपर्ड हैं ये सिंगल होते हैं। क्रोकोडाइल्स, जो भी प्रीडेटर्स हैं, वो इकट्ठे अकेले रहते हैं। अकेले रहने का क्या कारण है? वो दे डोंट वांट टू शेयर द फूड। ज्यादा रहेंगे, फूड शेयर करना होगा। अब आपने वो 10% रूल पढ़ा ही है कि एनर्जी जो वो 10% एनर्जी बाकी वो होती है, बाकी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है। पहले ही कम एनर्जी अवेलेबल है और ऊपर से शेयर कर दिया, वो कहां जाएगा? आपने पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा है, उसमें जो 10% रूल लगता है, तो आगे तो एनर्जी कम ट्रांसफर हो रही है, तो उसे ज्यादा खाना पड़ेगा प्रीडेटर को। जो प्रीडेटर को ज्यादा खाना पड़ेगा, वो शेयर करने लगे तो मर जाएगा, वो फंस जाएगा, वो नहीं करेगा। तो इसलिए वो सिंगल रहते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये टॉपिक्स हैं जो मैंने आज के लिए लिए थे आप लोगों के लिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ट्रेनिंग से पहले, 1 अगस्त से ट्रेनिंग है, शुरू है, तो उससे पहले मैं डेली 5 टॉपिक कवर करूं वीडियोस के थ्रू। वहां भी जाके मैं करता रहूंगा क्योंकि 5 टॉपिक में ज्यादा टाइम लगता नहीं। और रेगुलरिटी रहेगी एक उन यूनिक पॉइंट्स की। और
मैं वीडियो बना के या कुछ लाइव आके लाइव क्लासेस, जब तक मैं यहाँ अवेलेबल हूँ कुछ और लाइव क्लासेस ले लूंगा। अगर मैं यहाँ नहीं अवेलेबल हूँ तो मैं वीडियोस बनाऊंगा और जो विनर सर हैं मैं इनको दूंगा, ताकि एक रेगुलेटरी रहो और वो यूनिक पॉइंट्स आपको ढूंढने ना पड़े, वो मैं ढूंढ के दे दूं। देखो यार, बेसिक पर्पज हमारी यही है, यूपीएससी की जो फैकल्टी टीम है, मैं पहले इस बात को फिर रिपीट करता हूँ कि हमने बार बार एग्जाम को निकाला, 5 बार आईएफएस निकाला। आईएएस की तो बात ही नहीं करे, वो तो निकलेगा ही। आईएएस की तो 20-25 नंबर कम कट हो जाती है, उसकी तो बात ही नहीं हुई। जब आईएफएस का निकल रहे हैं पेपर, हमारे पूरी टीम के निकले, सिलेक्टेड हैं 3 तो आईएफएस हैं, यूपीएससी अखाड़ा की फैकल्टी मेंबर 3 तो आईएफएस हैं, ठीक है। तो अब जब वो निकाल रहे हैं बार बार, कुछ तो मेथड है, कुछ तो यूनिक पॉइंट्स जो मे बी लोगों के औरों के पास भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं तो अपनी टीम की गारंटी ले सकता हूँ, और अच्छे होंगे उनके लिए, ठीक है। हमारा ये है कि हम इस पेन के थ्रू गुजरे हैं, हमने वो मैनेज किया है पेपर, वो 2 घंटे में पेपर, एप्टी का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर हो, वो हमने किया है, सॉल्व किया। पढ़ाना, देखो मैं एक टीचर हूं मान लो, और मैंने कभी पेपर नहीं दिया जीवन में, मैंने पेपर नहीं दिया, बहुत आसान है मेरे लिए बोलना, आसान था मुश्किल था, बहुत ही आसान है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मेरे को तो पेपर देना नहीं। जैसे अब मान लो मेरे को पेपर नहीं देना, मैं बोल दूं, पर मैंने पेपर दिए हैं, मुझे पता है कि हमने मैनेज किया है। मेरे को बहुत सारे टॉपिक नहीं भी आते थे तो भी हम 130 प्लस ला रहे थे, क्योंकि कुछ यूनिक बातें हम पढ़ के जाते थे, पढ़ते थे या भाई समझते थे, असेंस को पकड़ते थे, पढ़ने का तरीका था, वो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसलिए वो बार बार निकलता था। अगर आप देखोगे कि यार फेल ही हो रहे ना बच्चे, तो ये तो एग्जाम रिजेक्शन का है, पास तो हो ही नहीं रही। स्टेटिस्टिकली अगर देखूं तो वो है ही नहीं, अगर फाइनल रिजल्ट में देखूं स्टेटिस्टिकली वो 0% है, 0.00 कुछ परसेंट होगा, तो स्टेटिस्टिकली वो 0 है, तो एग्जाम तो रिजेक्शन का है। तो मेरी तो ये कोशिश रहती है कि यार कोई भी सीखे तो उसका जो स्ट्रगल हो प्रोलॉन्ग ना हो, वो अपना बेस्ट दे, बेस्ट देने के बाद भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, मूव ऑन करे, क्योंकि ज्यादा टाइम देने का भी कोई इतना वो बनता नहीं। जैसे मैंने दिया, चलो वो ठीक है कि चलो मेरा निकल रहा था, मैं इंटरव्यू दे रहा था, पहुंच रहा था, और लग रहा था कि बेस्ट अभी नहीं आया है, अगर क्योंकि हम तो फंसे रहे, हमें गाइड करने वाला खुद कोई नहीं था, ठीक है। तो बल्कि मुझे तो इस साल धीरज सर हैं, उन्होंने फॉरेस्ट के इंटरव्यू के लिए जो फैकल्टी मेंबर है खुद आईएफएस, उन्होंने बड़ा गाइड किया। उन्होंने जब गाइड किया, मैं पहले से इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी फॉरेस्ट और आईएएस के इंटरव्यू दिए, मेरा वो स्कोर नहीं आ रहा था। वो स्कोर इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ उन लोगों के चक्कर में पड़ गया जिन्होंने खुद इंटरव्यू कभी नहीं दी। जब मैं उन लोगों के टच में आया जो खुद इंटरव्यू में दे के बैठे और जो स्कोर करके बैठे, तो ही वो स्कोर दिखा। जैसे इस साल में 201 स्कोर है फॉरेस्ट के इंटरव्यू में, जो कि अच्छा स्कोर है, काफी अच्छा है, 200 प्लस बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो वो फैक्टर कि मैं उन लोगों के टच में रहा जो निकला है। देखो आपको रिजल्ट देना पड़ता है, आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं 120 प्लस दिला दूंगा, पर खुद कभी उनके नहीं आए तो उनके पास वो मेथड नहीं है। हो सकता है, देखो मैं नहीं कह रहा, टीचर भी अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट आज के समय की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। देखो सरकार भी डोमेन कॉम्पिटेंस की बात करती है, सरकार भी लेटरल एंट्री की बात करती है, जो गवर्नमेंट है आज लेटरल एंट्री करवा रही है प्राइवेट प्लेयर्स, उनको पता है डोमेन कॉम्पिटेंस है। आज की समय की रिक्वायरमेंट ही अलग है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड्स हैं वो काम नहीं कर रहे, कुछ नए मेथड हैं जो काम कर रहे हैं। तो उन नए मेथड्स को हम पकड़ेंगे, उन यूनिक पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे और उन पे काम करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं। हमने इन एग्जाम्स को दिया है, मैं फिर कह रहा हूं, और निकाला है, और ताकि आपका यार स्ट्रगल कम हो, मेरा यही कोशिश रहती है। मेरे 6-7 साल लगे, मुझे लगने लगा था, मैं बड़े अच्छे कॉलेज का पास आउट था, मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक की थी, बल्कि मैंने नौकरी छोड़ी अपनी, कैटरपिलर में था मैं, वो नौकरी छोड़ी मैंने, तो मुझे लगने लगा था कि यार क्या गड़बड़ हुई है। तो वो प्रोलॉन्ग स्ट्रगल खराब है, खराबी है वो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम बचे, और ओआरएन कोई ऐसे रहने की जगह थोड़ी है। अगर मैं सीधी बात कहूँ, आप अपना यार सेटल हो, अपना काम बढ़िया करो, इसमें अच्छा बेस्ट दे के निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये कोशिश रहेगी, और डेली 5 वीडियोज आएंगे आपको, और आप उनको देखना, जो भी कोर्स होगा विनय सर बता देंगे आपको, और मेरे तरफ से 5 वीडियो डेली आएंगी। कोशिश करूंगा कि मैं सारे टॉपिक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, बॉटनी और कुछ साइंस टेक के जो उल्टे सीधे टॉपिक्स होते हैं, उनके कुछ यूनिक पॉइंट्स की वीडियो सारी दे दूंगा। बाकी जो इसके आगे फॉलोअप होगा विनय सर बताएंगे, वो जो कहेंगे फिर वैसा करेंगे। आओ विनय सर फिर। थैंक यू वेरी मच सर पहले तो, और ऑब्वियसली सभी के लिए, हम सबके लिए पॉइंट्स काफी यूनिक थे। देखो आप सोचते नहीं होंगे उस लेवल पे, है ना, बस पढ़ते रहते हैं, अब वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। तो अगेन जो असेंस है टॉपिक का, सर वही बताएंगे आपको
नॉर्मल चीजें आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन से आ नहीं रहे, पढ़ते रहो लगातार, है ना। हमारा क्या सिस्टम है कि एक लेवल ऊपर ले जाना है आपको, ताकि आप उस टाइम पे कंफर्टेबल रहो। सर बार बार पेपर निकाल रहे थे, कंफर्टेबल थे, क्योंकि एरिया इतना वाइड था स्टडी का। अब या तो वो मेहनत आप कर लो, जिसमें फिर आपको 5-6 साल लग जाएंगे, और वही स्ट्रगल जो सर ने बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपका स्ट्रगल कम करना है, यही पर्पस है। तो आने वाले टाइम में करते रहेंगे, ठीक है, वीडियोस आपके साथ। अब कोई डाउट है कोई आपका, तो लास्ट 1-2-3 क्वेश्चन हम ले लेंगे आपका, ऑलरेडी टाइम हो गया सेशन का। फिर भी 1-2 पॉइंट है तो आप मेरे को बता सकते हो।